बुलंदशहर तशद्दुद का अहम मुलजिम योगेश राज अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ताहम योगेश राज की दर्ज कराई गई एफआईआर पर पुलिस अमल पैरा है। पुलिस ने मुबैना गौकुशी के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर में बुलंदशहर के नयाबान गांव के 7 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। गिरफ्तार किए गए अफराद का नाम शरफुद्दीन, साजिद, आसिफ और नन्हे है। मुबैना गौकुशी के मामले के बाद बुलंदशहर में तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को कत्ल कर दिया गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए यूपी हुकूमत ने एसआईटी भी तश्कील दे दी है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रीबिल्ड द ब्रोकन रिपब्लिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में स्वामी अग्निवेश समेत दीगर कई सरकर्दा समाजी शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में मशहूर फिल्म अदाकार प्रकाश राज भी शरीक हुए और प्रकाश राज ने बुलंदशहर में हुए तशद्दुद को बजरंग दल की मंसूबाबंद साजिश करार दिया। Truth has come out that a Bajrang Dal chief complains. Investigative report says they don't know where the cow meat came from. And the cases, complaint filed against 6 people, out of them 2 were 11 and 12-year-old children. One has not visited that place for the last 10 years. And the 3, God knows where they are. What we as citizens of this country should understand is who is emboldening such violence. Who is emboldening such hatred? Who is emboldening people to instill fear in us? And it's our job, such meetings, such coming together, should tell them that more you try to stop voices, they will grow louder and louder and louder. समाजवादी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि योगी हुकूमत तशद्दुद बर्पा करने वालों की हिमायत करती है। बुलंदशहर में हुए बवाल पर पार्टी के तर्जुमान अनुराग भदौरिया ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना और हिंदू युवा वाहिनी जैसी तंजीमों के कारकुन के दिलो दिमाग में आईन और कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। इनके जहनों में सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस तबके के खिलाफ नफरत भरी हुई है और हुकूमत इस नफरत को खत्म करने के बजाय इसे फरोग दे रही है। यहाँ चल रही है वो दंगाइयों के ऊपर से मुकदमे हटाती है। तो दंगाइयों को पता है कि मुकदमे तो हट जाने ही है और इलेक्शन तो सामाजिक मुद्दों पे होना नहीं है। इलेक्शन तो वो जानते विकास के नाम पे नहीं लड़ना है, रोजगार के नाम पे नहीं लड़ना है, महिलाओं के अत्याचार के नाम पे नहीं लड़ना है, किसानों की आत्महत्याओं के नाम पे नहीं लड़ना है। उनको इलेक्शन लड़ना है जाति और धर्म के नाम से। तो मजहबी माहौल बिगाड़ना उनका ये मकसद है। एनसीपी सदर शरद पवार ने मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालिफत पर बीजेपी सदर अमित शाह की चुटकी ली। अलीबाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शरद पवार ने महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का जिक्र करते हुए कहा कि अमित शाह को चाहिए था कि वो इस मामले में देवेंद्र फडणवीस को मशवरा देते। शरद पवार का यह बयान अमित शाह की तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालफत में दिए गए बयान के तनाजुर में सामने आया। वाज़ेह है कि अमित शाह ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली में कहा था कि आईन 50% से ज्यादा रिजर्वेशन और मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की इजाजत नहीं देता। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन दिया है, लेकिन मुस्लिम और धंगर रिजर्वेशन की मुखालफत कर रही है। पवार ने बीजेपी के खिलाफ तमाम अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर राम मंदिर से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब भी इंतखाबात करीब आते हैं, राम मंदिर का इशू उठा दिया जाता है। कल बाबरी मस्जिद इन्हिदाम की बरसी है। इस मौके पर उलमा कराम ने अवाम से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने और अमन अमान को हर हाल में कायम रखने की अपील की है। बाबरी मस्जिद इन्हिदाम की बरसी और दस्तूर हिंद के मेहमान बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी की मुनासबत से मुंबई पुलिस ने शहर में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साथ ही हसास इलाकों पर नजर भी रखी जा रही है। तमाम मुसलमानों से, तमाम अमन पसंदों से ऑल इंडिया उलमा काउंसिल की जानिब से ये अपील करता हूँ कि 6 दिसंबर को किसी भी तरह का इश्तिआल को कबूल न करें, अमन व अमान को कायम रखें
और मसाजिद के अंदर ख़ास तौर पर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें नमाज़ों के बाद। और कुछ शरपसंद अगर इश्तियाल फैलाना चाहते हैं तो इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें, मकामी इंतज़ामिया और पुलिस के साथ ताउन करें। हमें इस मुल्क के दस्तूर पर, कानून पर, अदालत पर एतमाद है, यकीन है। सबूत और शवाहिद सारे जो हैं वो हमारे हक़ में हैं और हम पूरी उम्मीद रखते हैं अल्लाह की ज़ात से कि जो फ़ैसला आएगा बाबरी मस्जिद का वो हमारे हक़ में आएगा। इसलिए कुछ लोग ये चाहते हैं कि फ़ैसला आने से पहले मुल्क के हालात ऐसे बना दिए जाएं ताकि इलेक्शन में भी उनका फ़ायदा हो और फैसला आने में और ताख़ीर हो जाए। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई पुलिस ने 6 दिसंबर के पेश नज़र शहर में कड़ा इंतज़ाम किया है। ऐसे इलाके जो सेंसिटिव माने जाते हैं और जहां पर तशद्दुद, इस तरह की वारदात का ख़तरा है, वहां पर मुंबई पुलिस ने ख़ास इंतज़ाम किए हैं। मुंबई पुलिस हर साल 6 दिसंबर को पूरे शहर में हाई अलर्ट कर देती है। इस साल भी ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े को निपटने के लिए भरपूर तैयार है। कैमरा पर्सन शदुल जलाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनक़दा प्रोग्राम रीबिल्ड द ब्रोकन रिपब्लिक में बाबरी मस्जिद की इंदाबी कार्रवाई को गलत कदम करार दिया गया है। प्रोग्राम में स्वामी अग्निवेश ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया, जबकि जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। पिछले कई सालों से जैसे जैसे 6 दिसंबर की तारीख नजदीक आती है, वे सुझाव फिर से ताजा किए जाने लगते हैं कि अयोध्या में उस जगह पर अस्पताल बना दिया जाए। अभी एक और राजनेता ने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि वहां यूनिवर्सिटी बना दी जाए। ऐसा कह के वे ये कहना चाहते हैं कि मंदिर और मस्जिद दरअसल विवाद पैदा करते हैं और इसलिए मंदिर और मस्जिद से बेहतर है कोई धर्म से अलग जगह बनाई जाए। हमारी गलत बात देखते हैं या हमारी सही बात को भी गलत तरीके से उन्हें दिखाया जाता है तो गुस्सा आ जाता है उन्हें, फिर मार पिटाई भी करने लगते हैं। ये तीसरे लोग हैं जो साइलेंट हैं और मेरे मुल्क में मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की है जो साइलेंट है। जो मुसलमानों की का पहला कंसर्न जो है सिर्फ मुसलमान नहीं हो, अच्छा जी मुसलमान है तो मुसलमान ही की बात करेंगे, मुल्क की बात क्यों नहीं करेंगे। उस घटना के पीछे मैं योगी आदित्यनाथ की पूरी राजनीति को, आरएसएस की पूरी राजनीति को जिम्मेदार समझता हूँ। इन्होंने वो नफरत पैदा की है, गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर दुनिया भर के दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, मेरे जैसे सन्यासी के ऊपर हमले, ये सब क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि ये नफरत और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हेट की और वायलेंस की। तो ये जिम्मेदार हैं, ये सरकार इस समय जो भी बरसरे इक़्तिदार है, मतलब हुकूमत में है। मगरबी बंगाल के नादिया जिले के प्रीतमपुर में अक़लियती तबके के लोगों को हिरासा करने का मामला सामने आया। गांव में जमीन पर कब्जा करने के लिए अक़लियतों को हिरासा किया जा रहा है। इस जुल्म सितम के खिलाफ अक़लियती यूथ फेडरेशन की जानिब से कोलकाता में सीआईडी हेडक्वार्टर भवानी भवन के सामने एहतजाज किया गया। फेडरेशन के रुकन कमरुज़्ज़मा ने गांव के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि नादिया जिले के दीन घाटा के प्रीतमपुर गांव में जमीन की हुसूलियाबी के लिए लंबे अरसे से मकामी लोगों को हिरासत किए जाने का इल्जाम लगता रहा है। ताहम काश्तकारी से जुड़े इन लोगों के लिए खेत ही रोजगार का वाहिद जरिया है। अक़लियती फेडरेशन ने सियासी लीडरान और पुलिस की मदद से शरपसंदों के जरिए लोगों को हिरासत किए जाने का इल्जाम लगाया। एंटी सोशल लोग के साथ दोस्ती कायम करके जो आम मासूम इनोसेंस आदमी है उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, उनको अरेस्ट करने का हुमकी दे रहा है और जो इल्लीगल हथियार है वो इल्लीगल हथियार पूरा गांव में भर गया। फिर भी वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर है चंचल देवनाथ और वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज, ये मिलजुल के पूरा मित्रपुर गांव को एक जहन्नम बना दिया। अहमदाबाद की मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले जोहापुरा और सरखेज इलाकों में गुज़िश्ता कई साल से पानी की किल्लत की शिकायत देखने में आ रही है।
बार बार शिकायत करने के बावजूद अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पानी की फराहमी के लिए यहाँ मौसर इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। इसके लिए इन इलाकों के लोगों ने आज पानी की फराहमी का मुतालबा करते हुए जल यात्रा नाम की एक बड़ी रैली निकाली। इसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस के सामने एहतजाजियों ने जमकर हंगामा किया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ नारेबाजी की। 20 साल से पानी नहीं मिल रहा है इनको। 5000 घर के अंदर खाली पाइपलाइन द्वारा पानी दिया जाता है। चलते हुए जा रहे हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक, म्यूनिसिपल अपने कमिश्नर को आवेदन पत्र देंगे और मेयर साहब को आवेदन पत्र देंगे। मांग तो मेन पानी की है, बस हमको पानी मिल जाए तो बस। यहाँ पर कितने ही सालों से हर बार आवेदन पत्र देते आ रहे हैं। 2013 से 2016 तक हमारी आवाज ने पानी का आंदोलन किया, लेकिन अब बर्दाश्त की भी हद होती है। एक एरिया के लिए मांगते हैं, वहाँ पे पूरा करते हैं। अब हम पूरे एरिया के लिए मांग रहे हैं, जुआपुरा, सरखेज और फतेहवाड़ी, तीनों एरिया के लिए। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में असरारुल हक मजाज की बरसी के मौके पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में दानिश्वरों ने मजाज की शायरी और फिक्र फन पर तफसील से रोशनी डाली। इस मौके पर दानिश्वरों ने मजाज पर नए सिरे से काम करने पर भी जोर दिया। मजाज जो थे वो एक तरक्की पसंद शायर थे और इनकलाबी शायर थे। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि लोगों को जगाएं और उनको मोटिवेट करें। हमारा मकसद ये उनको आज याद करने का ये कि आज उनकी बरसी है, ताकि हमारे बच्चे भी सीख सकें कि उन्होंने क्या सीख दी थी। तो मुझे फ़ख्र है कि मैंने जोश साहब को भी देखा और सुना। मजाज सिर्फ एक बार आए थे और यहाँ सफिया बाजी के यहाँ ठहरे। हमने उन्हें देखा, वो एक इनकलाबी तरक्की पसंद शायर थे और वो चाहते थे कि समाज में उस तरह से इनकलाब लाने के ख्वाहिशमंद नौजवान पैदा हों जो रूस की पैरवी कर सके, रूस के मार्क्सिज्म की। अब मजाज उर्दू के ऐसे अलबेले शायर थे जो वक्त से पहले चले गए। अफसोस के एक जीनियस पैदा हुआ था उर्दू में, उर्दू शेर व अदब की तारीख़ में, लेकिन बहरहाल उसने अपनी कम उम्री में ही उर्दू को ऐसी दौलत से सरफराज किया, ऐसे ख़यालात से सरफराज किया कि जिसकी वजह से उर्दू शायरी हमेशा उन पर नाज करती रहेगी। देखिए, मजाज तरक्की पसंद शायरों में एक अजीम शायर थे और तरक्की पसंद होने के बावजूद भी वो एक बहुत बड़े रोमानी शायर थे। काफ़ी मकबूल शायर थे अपने वक्त के, और आज भी उनकी मकबूलियत बरकरार है, खुसूसन ख़वातीन के दरमियान। उन्होंने औरतों की एजुकेशन के लिए इसलिए कहा कि औरत जब एजुकेटेड होगी तो वो अपने घर को, अपने ख़ानदान को और अच्छे से संवार सकेगी। उसके लिए औरत का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे शायर को हम बहुत बहुत याद करते हुए, आज 5 दिसंबर है, उनकी बरसी है, उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं असरारुल हक मजाज के फिक्र फन और हयात खिदमत पर। उर्दू शायरी में असरारुल हक मजाज का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मजाज ने एक ऐसे अहद में आँख खोली थी जब मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और मुल्क में आज़ादी के लिए तहरीकें अपने शबाब पर थीं। मजाज ने इब्तिदा में रोमानी शायरी की, लेकिन बहुत जल्द अपना मुनफरिद लहजा इख्तियार करते हुए एहतजाज की ज़बान इख्तियार की। उन्होंने जिन सुलगते हुए मसाइल के ख़िलाफ़ अपना कलम उठाया, उनमें बाज़ मसाइल आज भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। मजाज एक ऐसे माशरे को देखना चाहते थे जहाँ पर जुल्म जबर की जगह न हो और गरीब व मजदूर तबका मसावी हुकूक हासिल कर सकें। मजाज ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। मजाज की शायरी का आगाज़ 1929 में आगरा में हुआ और जब वो अपनी फ़न्नी खूबियों के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो उनकी शायरी और शोहरत को नया आसमान मिला जहाँ से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मजाज ने अपने मुनफरिद उसलूब से न सिर्फ अपने मुआसरीन को मुतासिर किया, बल्कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मशहूर ज़माना तराना भी लिखा। ये अलग बात है कि मजाज उस तराने को सुन नहीं सके और इससे पहले ही मौत ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया।
मजाज ने उर्दू शायरी में बहुत कुछ लिखा है। आहंग और साज़-ए-नौ के नाम से उनके मजमूए कलाम भी शाये हो चुके हैं। मजाज ने रदौली के एक जमींदार घराने में आंख जरूर खोली थी, लेकिन घर की रवायत के बरखिलाफ उन्होंने आम इंसानों, मजदूरों और दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की थी। मजाज ने ख़वातीन को बेदार करने के लिए जो इक़दाम किए थे वो भी काबिल क़द्र हैं। उन्होंने अपनी शायरी में ख़वातीन को माथे के आंचल को परचम बनाने की बार बार तलक़ीन की थी। मजाज का शुमार फ़ानी बदायूनी के शागिर्दों में होता है। मजाज का ताल्लुक़ ऐसे खानवादे से था जहाँ पर शायरी और उर्दू अदब की कदीम तारीख़ है। जानिसार अख्तर की शादी मजाज की बहन सफ़िया अख्तर से हुई थी। मुमताज़ शायर और फिल्म गीतकार जावेद अख्तर मजाज के भांजे हैं। मजाज अपनी ज़िंदगी में कई इदारों से वाबस्ता रहे। मजाज ने फिल्मों में भी नगमे लिखे। मजाज अपनी तहरीरों से सोए हुए लोगों को बेदार करना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रांची की डोरंडा में वाक़ दरगाह अहाते में सिलाई ट्रेनिंग सेंटर का क़याम किया गया है। झारखंड खादी बोर्ड के जरिए क़याम करदा इस सेंटर में ख़वातीन को न सिर्फ खुद कफ़ील बनाने के हुनर सिखाए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें मेहनताना भी दिया जा रहा है और बोर्ड के इस कदम से ख़वातीन बेहद खुश नजर आ रही हैं। हज़रत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह दरगाह अहाते में सिलाई सेंटर का क़याम किया गया है। झारखंड खादी बोर्ड के जरिए चंद दिनों कबल कायम किए गए इस सेंटर में हाईटेक मशीनों के जरिए ख़वातीन को सिलाई का हुनर सिखाया जा रहा है। 30 ख़वातीन के पहले बैच को ट्रेनिंग के साथ रोजाना 150 रुपये मेहनताना भी अदा किया जा रहा है। बहुत बेहतर है, ये तो औरतों के लिए बहुत बेहतर ही काम है। ये उनके हाथ में हुनर रहेगा तो आगे चल के कुछ भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। ये तो पहला बैच है, उसके बाद शुरू होगा जी। और भी बहुत सी लड़की और सभी चाह रही है। पहले तो ये अभी न्यू मॉडल का मशीन है, तो अभी मशीन को कैसे कंट्रोल में करना है, तो इसको हम लोग अभी पहले शुरुआत में भी इसी की लिए सीख रहे हैं। और अभी हम लोग ये मशीन ही कंट्रोल कर रहे हैं। ये न्यू मॉडल का मशीन है और जब ये मशीन हम लोग कंट्रोल करने सीख जाएंगे तब फिर मैम कटिंग सिखाएगी और फिर जब वो कपड़ा कटिंग करेंगे तो फिर इसमें किस तरह से सिलना है। वाज़ेह है कि इस सेंटर का इफ्तिताह हालिया दिनों वज़ीर आला रघुवर दास ने किया था। सेंटर में 6 माह की तरबियत के बाद इन ख़वातीन को असनाद के साथ मार्जिन मनी लेकर हर एक हाईटेक सिलाई मशीन भी फराहम की जा रही है। रियासती हुकूमत और खादी बोर्ड के इस पहल से इलाके के लोगों में खुशी है। 6 महीने का ट्रेनिंग है और इसमें सरकार की तरफ से इतना सुविधा दिया गया है कि लड़कियों को कुछ भी घर से लाने का ज़रूरत नहीं है। लगभग सारा चीज़ ही यहाँ से अवेलेबल हो जाता है खादी बोर्ड के द्वारा। सीएम ने जो बराबर ख्याल रखा है हम लोग के दरगाह कमेटी का, और जो मांगते हैं पूरा करते हैं। और भी वो वादा किए हैं कि मैं कोशिश करूँगा कुछ और जो है सिलाई यहाँ बढ़ाई जाए। इस सेंटर में मुस्लिम ख़वातीन के अलावा गैर मुस्लिम ख़वातीन भी तरबियत हासिल कर रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। बुनियादी तालीम को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के हालात किसी से पोशीदा नहीं है। इनमें ऐसे सरकारी स्कूलों के हालात ज्यादा खराब हैं जो कि किराए की इमारतों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरठ में सरकारी लापरवाही का शिकार ऐसा ही एक स्कूल मस्जिद कमेटी के ताउन से अब अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। मेरठ के शाहपीर गेट इलाके का ये सरकारी 9 गज़ा प्राइमरी स्कूल गुज़श्ता 30 वर्षों से किराए की इमारत में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था, लेकिन इमारत की खस्ताहाली की वजह से इसमें स्कूल चलाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में इमारत के दूसरे हिस्से में मौजूद मस्जिद की कमेटी ने पेशरफ्त करते हुए स्कूल का ताउन किया और न सिर्फ मस्जिद के सहन और बरामदे में स्कूल चलाने की इजाज़त दी, बल्कि स्टाफ और बच्चों की सहूलत के लिए पानी, बिजली और बैतुल खुला का भी इंतजाम करवाया। मस्जिद वालों ने पानी का, बच्चों की, लड़कियों का, सब बैतुल खला वगैरह का पूरा टॉयलेट, वॉशरूम का इंतजाम कर रखा है। इसकी तो ये इन्फॉर्मेशन तो दे रखी है जो बिल्डिंग की हालत है। सिर्फ बिल्डिंग की जर्जर होने की वजह से हमने कहा आप यहाँ बैठो, अपने बच्चों को यहाँ बिठाओ, ये बच्चे जाने नहीं चाहिए यहाँ से। बाजी बोली कि स्कूल जा सकता है ऐसे तो,
पर हम नहीं चाहते कि स्कूल यहाँ से जाए। अच्छा, गवर्नमेंट से हमें कोई अभी तक स्कूल से कुछ नहीं मिलता हमें। इलाके के गरीब बच्चों की तालीमी जरूरत को पेश नजर रखते हुए मस्जिद कमेटी ने इस स्कूल को मस्जिद के अहाते में चलाने की इजाजत दी, लेकिन दूसरी जानिब महकमा तालीम के जिम्मेदार अफसरान खस्ताहाल इमारतों में चल रहे सरकारी स्कूलों की अब तक फहरिस्त तैयार करने का दावा करते रहे हैं, जबकि कार्रवाई के नाम पर उनकी कोशिशें सिफर नजर आती हैं। अभी हमारे कमेटी बनी है, नगर शिक्षा अधिकारी हैं, हमारे डीसी निर्माण है उन्होंने, और हमारे चरण सिंह जो हमारे मुख्यालय के खंड शिक्षा अधिकारी, उन्होंने स्कूलों का निरीक्षण किया जो जर्जर बिल्डिंग है इस टाइप की, और वो उसकी सूचना संकलित कर ली गई है। और उसमें जो पॉसिबल है कि जो बिल्डिंग जर्जर है उसमें बच्चे ना बैठाए जाएँ, और इसकी रिपोर्ट हम सचिव परिषद को भेजें, देखते हैं उसको जिस तरह से भी जो निर्णय आता है। उत्तर प्रदेश के बेशतर सरकारी प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलतों के फुकदान से जूझ रहे हैं, जिसका सीधा असर तलबा की तालीम पर पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट।